आज आपका टॉपिक है पावलोव, जो कि रूस के वैज्ञानिक थे, है ना। और ये आपके सिलेबस में सीखने के सिद्धांतों के अंतर्गत जो दूसरे विचारक हैं वो पावलोव के नाम से दूसरे नंबर पे हैं। अब आप इनके सिद्धांत को सही तरीके से समझ लेंगे तो इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में उसको करने में आपको बहुत आसानी होगी। यदि नहीं पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये सवाल गलत हो जाएंगे। एक चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की, अभी सीटेट का रिज़ल्ट आया है और उसमें पास होने वालों की प्रतिशतता बहुत कम है और ऐसे ऐसे लोग उसमें फ़ेल हो गए हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और उन लोगों ने खुद का जो है ऑब्जर्वेशन किया होगा कि जिस तरीके से पेपर आया हुआ था उसमें इतनी बड़ी कमी कहाँ रह गई कि 50-55 नंबर तक लोग रुक गए। यानी 82 नंबर 150 में 82 से लेकर 90 तक लाना भी उनके लिए कठिन हो गया। उसके पीछे रीज़न जो है वो यही है कि सही तरीके से पूरे सिलेबस की तैयारी नहीं करना और वन लाइनर डायरेक्ट फैक्ट के आधार पे उनको तैयार करना, यही एक कारण है उसका फेल होने का। तो यहाँ पे ये चीज़ें खैर आपसे संबंधित नहीं हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है और एक बार में ये एग्ज़ाम पास कर लेना है। और आइए समझते हैं पावलोव का सिद्धांत क्या है। देखिए, ये रशिया के वैज्ञानिक थे। विदेशों में विकसित किए गए सिद्धांत भारत की शिक्षा व्यवस्था में अप्लाई किया जा रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इन सिद्धांतों के द्वारा सीखने की गति को बढ़ाया जा सकता है। यानी सीखने की गति, उसकी गुणवत्ता, उसकी स्टेबिलिटी, है ना, ये सारी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, ज़्यादा बेहतर की जा सकती हैं। इसीलिए इन सिद्धांतों को भारत में भी पढ़ा और पढ़ाया जाता है। इसीलिए डीएलएड और बीएड के सिलेबस में जो है बाल मनोविज्ञान, ये सब चीज़ें रखी गई हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हैं पावलोव को। अब देखिए, पावलोव का जो सिद्धांत है वो सामान्यतया अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके और भी कई नाम हैं। आपको ये ध्यान देना है कि मान लीजिए ये नाम इसका नहीं आया, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आप डायरेक्ट लगाएंगे पावलोव। लेकिन अगर ये कहा गया कि संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत किससे संबंधित है तो भी आपको पावलोव ही लगाना है। या तीसरा जो है आपका है संबद्ध प्रत्यावर्तन, संबद्ध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ये भी आप पावलोव ही लगाएंगे तभी ये सही होगा। अब देखिए, पावलोव का सिद्धांत है क्या। इन्होंने कहा कि जैसे उत्तेजक दो तरह के होते हैं। उत्तेजक मतलब आपके अंदर किसी तरह की उत्तेजना पैदा करने वाले। उदाहरण दिया उन्होंने, पावलोव ने जो उदाहरण दिया उसने कहा कि आपका अगर कोई मित्र आपके घर आता है ना, तो आप उससे प्रसन्न हो जाते हैं। ये क्या है? स्वाभाविक उत्तेजक है। यानी स्वभावतः आप उसके आने से आपको प्रसन्नता होती है। लेकिन वो आपके दरवाजे पे पहुंचता है और धीरे धीरे ये चीज़ें बार बार जब होने लगती हैं तो उसके पैरों की आहट से भी आपको प्रसन्नता होने लगती है। ये क्या है? अस्वाभाविक उत्तेजक। यानी डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसका आना, उसके पैरों की आहट, ये सारी चीज़ें भी उत्तेजक का कार्य करती है। तो इनका सिद्धांत जो था वो एक प्रयोग पर आधारित था। वो प्रयोग जो है पावलोव ने किस पे किया? एक प्रश्न ये भी आता है, पावलोव का प्रयोग जो था वो कुत्ते पर था। ये कुत्ते पे इन्होंने प्रयोग किया। अब कुत्ता जो है इनके जो टेस्ट में उन्होंने लिया, उसका पहले उन्होंने उसके गले का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के बाद उस गले में एक नली लगवाई जो उसके लार को इकट्ठा करती थी। यानी कुत्ते की लार जब बनती थी तो उसी नली में इकट्ठा होती थी। उसकी मात्रा का आकलन, उसमें तमाम मार्कर लगे हुए थे जो ये बताते थे कि कितनी लार इकट्ठा हो रही है। यानी उत्तेजक जिस स्तर का होता है उसी स्तर की आपकी प्रतिक्रिया होती है। उसी तरह कुत्ते की जो प्रतिक्रिया है उत्तेजक के द्वारा, वो जिस तरह की होगी उतना ही लार उसको बढ़ेगा। तो उनके टेस्ट में उन्होंने क्या किया कि कुत्ते को जो है कांच की नली लगाई ऑपरेशन करके गले में। उसके बाद जो है कुत्ते को भूखा रखा। जब कुत्ता खूब भूखा था तो उसके बाद उन्होंने एक घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद उसको थोड़ी देर बाद भोजन दे दिया, उसने भोजन कर लिया। फिर दूसरे दिन उन्होंने कुत्ते को भूखा रखा, फिर उन्होंने घंटी बजाई, फिर भोजन दे दिया।
और कुत्ते ने भोजन कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये ऑब्ज़र्व किया कि घंटी बजाने के बाद भोजन करने के दौरान उसमें जो लार बनी वो कांच की नली में इकट्ठा हुई, उसकी मात्रा उन्होंने नोट की। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ ध्यान दी कि जो घंटी की आवाज़ है बिना भोजन दिए, जैसे ही कुत्ता घंटी की आवाज़ सुनता है वो नली में लार जो है वो उस लेवल तक भर जाती है। यानी ये एक स्वाभाविक उत्तेजक हुआ, है ना। यानी कुल मिला के उनके कहने का अर्थ ये था कि अस्वाभाविक उत्तेजक भी पर्याप्त प्रभाव रखते हैं। और घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते को ये लगने लगता था कि अब मुझे भोजन मिलने वाला है, इसीलिए उसकी लार ग्रंथियाँ सक्रिय हो जाती थी और कांच की नली में लार भर जाया करती थी। अब इस तरह के प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला, है ना। इस तरह के प्रयोग से ये निष्कर्ष निकलता है कि छोटे बालकों की जो शिक्षा है ना, वो अस्वाभाविक उत्तेजक और बारंबारता के आधार पे सीखने की गति को तेज किया जा सकता है। यानी छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाना, शब्दों का ज्ञान कराया जाना, है ना, और उसके बाद जो है उनको एक तरह का मोटिवेशन देके उस कार्य में सतत रूप से लगाया जा सकता है। अब ये देखिए कि जैसे बालकों के भय का उपचार, उदाहरण है जैसे बालक है किसी चीज़ से भयभीत होता है तो उसके सामने उस भय वाली स्थितियों को कई बार रिपीट करने से और उसके बाद उस भय के निवारण के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसको कई बार उसके सामने प्रस्तुत करने से धीरे धीरे उसके मन से ये भय निवारित हो जाता है, यानी वो डरना छोड़ देता है। तो इस तरह के परिवर्तन जो है पावलोव ने अपने प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध किया कि किसी भी अनुक्रिया को अनुकूलित करके अपेक्षित परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बालक अक्षर ज्ञान और शब्द ज्ञान के दौरान जो है कुछ प्रतिक्रियाएं देता है, उसको यदि अनुकूलित कर लिया जाए, शिक्षक यदि उसको अनुकूलित कर ले तो निश्चित रूप से अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकता है। और ये तो कुल मिला के पावलोव का सिद्धांत है जो 3 नामों से जाना जाता है। इनका प्रयोग कुत्ते पे हुआ, है ना, जिसमें इन्होंने घंटी का उपयोग किया। तो इसमें 3-4 सवाल इस तरह डायरेक्ट बनते हैं। और उसके बाद जो है एक सवाल इसमें इस तरह का बनता है कि पावलोव के सिद्धांत से निकले निष्कर्षों में शामिल नहीं है, तो इनके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गए उसके बिंदुओं को ध्यान से यदि समझ के लगाया जाए तो उसमें एक ऐसा बिंदु होगा जो इनके निष्कर्षों से जुड़ा हुआ नहीं होता है, वही आपको उत्तर के रूप में लगाना है। तो ये पावलोव का सिद्धांत हुआ। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब तक इस सिद्धांत का बेसिक आप नहीं समझेंगे, इससे जुड़े हुए प्रश्नों का अब वन लाइनर सवाल आते नहीं हैं। एक चीज़ आप नोट करके रखिए, वन लाइनर सवाल आपको पर्यावरण वगैरह में एक आध सन पूछ लिया, है ना, या कोई अभ्यारण्य कहाँ है ना, उत्तर प्रदेश में कितने अभ्यारण्य हैं, इस तरीके से जो सवाल आते हैं उनकी संख्या आपको अगर याद है तो आप उसको लगा ले जाएंगे। नॉर्मली CDP में जो सवाल आते हैं उसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने ज़रूरी है, इसलिए आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप, अब ये बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं हैं, इसको आप पढ़ के और उसके बाद तब आप मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट हल कराऊंगा। उसके बाद जो संभावित प्रश्न हैं और इसके अलावा जो भी प्रश्न अभी तक जो है आए हुए हैं 2010-11 से, वो सब आपको सामने आपके प्रस्तुत करूंगा वीडियो के माध्यम से। लेकिन अभी आप फिलहाल इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ इसको आप ध्यान से पढ़ते जाइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि स्किनर के बारे में होगा। थोड़ा सा पहले से पढ़े रहेंगे तो चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। धन्यवाद।